आप सभी साथियों का फिर नमस्कार। आज फिर अपनी रिवीजन क्लास के साथ आप सभी के समक्ष में उपस्थित हूँ। और प्रकृति की जिन कृपाओं से आज अपन हिस्ट्री को चेंज करेंगे, इतिहास की बात नहीं दोहराएंगे। आज अपन वन संपदा की बात करें, जहाँ से मैं बीच में छोड़ा था वहाँ से मैं बोल रहा हूँ। और बता दूँ, मैं पहले से चेतावनी के रूप में मैं इस बार जो लाइन्स जो रिपीट कर रहा हूँ डबल्स बार रिपीट करूँगा। इसलिए रिपीट करूँगा क्योंकि वो चीज़ें मुझे याद हो जाए, दिमाग के अंदर बैठ जाए। आप घबराए नहीं कि भाई साहब डबल क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, शुरू कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को। कहीं कहीं वानिकी एवं पर्यावरण संबंधी जो तमाम पुरस्कार एक्चुअली जो हुए करके, उनके अंतर्गत अमृता देवी बिश्नोई जो पुरस्कार था वो अपन ने देख लिया था। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के बाद अपन वानिकी एवं पर्यावरण संबंधी जो तमाम पुरस्कार एक्चुअली हुए, उन पुरस्कारों के अंतर्गत अपन जो बात कर रहे हैं अब वो कहीं बात कर रहे हैं इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र जो पुरस्कार हुआ वो हमारे सामने आता है। इस बार इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार वो पुरस्कार है जो 1986 से कहीं दिया जा रहा है। और इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार वो पुरस्कार है जो कहीं कहीं एक प्रकार से उन इंदिरा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर 19 नवंबर को कहीं दिया जाता है। मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं दोहराऊंगा इस बार को, बार बार दे रहूँगा। टाइम वेस्ट ना करें। ये वीडियो कोई आपके लिए अर्थपूर्ण नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए अर्थपूर्ण है क्योंकि मैं दिन भर के अंतर्गत जो पढ़ा है वो रिवाइज कर रहा हूँ। सिर्फ इस बात को आप नोट करें। आप चले जाए इस वीडियो से, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये सारी चीज़ें कैप्चर हो सके। और ये वीडियो के माध्यम से मुझे लगता है थोड़ा रिमेंबर करना या फिर रिविजन करना मेरे लिए आसान है, किसी और के लिए होगा नहीं होगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बता दूँ स्पष्ट शब्दों के भीतर, वापस बोलूंगा मैं इन लाइनों को। वानिकी एवं पर्यावरण संबंधी पुरस्कारों के अंतर्गत बात कर रहे हैं। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार की बात कर ली है। अब अपन बात कर रहे हैं इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार की। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार वो पुरस्कार है जो 1986 से दिया जा रहा है। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार वो पुरस्कार है जो इंदिरा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर 19 नवंबर को दिया जाता है। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार एक्चुअली जो हुआ करके, इस पुरस्कार के भीतर जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो 2.5 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये इसमें पुरस्कार राशि दी जाती है। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार के भीतर 2.5 लाख रुपये पुरस्कार राशि दी जाती है। इनके 2.5 लाख रुपये पुरस्कार राशि जो है इसके अंतर्गत दी जाती है। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र जो पुरस्कार एक्चुअली हुआ करके, ये कहीं की भारत सरकार का जो वन एवं पर्यावरण जो मंत्रालय है उसके द्वारा उन व्यक्तियों को, उन संस्थाओं को दिया जाता है जो वनीकरण के अंतर्गत या फिर कहीं वनीकरण जो क्षेत्र एक्चुअली हुआ करके, उस वनीकरण के अंतर्गत कह सकते हो या फिर जो बंजर भूमि विकास के क्षेत्रों के अंतर्गत अपना अनुकरणीय और सराहनीय कार्य कहीं करते हैं, उन्हें कहीं जो पुरस्कार हुआ ये कहीं दिया जाता है। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार वो पुरस्कार हैं जो कहीं एक प्रकार से भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा उन व्यक्तियों को या फिर उन संस्थाओं को कहीं ये पुरस्कार दिया जाता है जो व्यक्ति या फिर जो संस्था जो होती है वनीकरण क्षेत्र के अंतर्गत, बंजर भूमि के विकास के क्षेत्रों के अंतर्गत अपना अनुकरणीय या फिर सराहनीय कार्य करते हैं, उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र जो पुरस्कार एक्चुअली हुआ करके, उसके बाद वानिकी एवं पर्यावरण संबंधी जो पुरस्कार हमारे सामने आता है वो राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार आता है। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार की जो शुरुआत थी वो 2012 से की गई थी। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार के बाद वानिकी एवं पर्यावरण संबंधी पुरस्कार आता है, राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार आता है। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार वो था जो 2012 से शुरू किया गया था। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार जो है वो 3 स्तरों पर दिया जाता है। किस स्तर पर? व्यक्तिगत स्तर पर दिया जाता है, संस्थागत स्तर पर दिया जाता है और नगरीय निकाय स्तर पर दिया जाता है। इनका क्रम कहे तो व्यक्तिगत स्तर पर, नगरीय निकाय स्तर पर और संस्थागत स्तर पर। ठीक है, राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार वो पुरस्कार है जो 3 स्तरों पर दिया जाता है। कौन कौन से स्तर? व्यक्तिगत जो कहेंगे हुआ, व्यक्तिगत स्तर पर यह पुरस्कार दिया जाता है। व्यक्तिगत के साथ साथ नगरीय निकाय स्तर पर ये पुरस्कार दिया जाता है और साथ ही साथ संस्थागत स्तर पर भी ये पुरस्कार जो है वो कहीं के वितरित किया जाता है। मैं बता दूं करके कि व्यक्तिगत स्तर पर राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार के अंतर्गत व्यक्तिगत स्तर पर 2 लाख रुपए और रजत कमल दिया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार के अंतर्गत व्यक्तिगत स्तर पर 2 लाख रुपए प्लस रजत कमल जो है वो कहीं दिया जाता है। व्यक्तिगत कहीं जो स्तर हुआ, व्यक्तिगत स्तर के बाद बात करें तो इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण जो पुरस्कार है, राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण जो पुरस्कार हुआ, ये पुरस्कार कहीं नगरीय निकाय स्तर पर इस पुरस्कार के अंतर्गत कितने रुपए दिए जाते? 3 लाख रुपए और रजत कमल दिया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार के अंतर्गत नगरीय निकाय स्तर पर 3 लाख रुपए और रजत कमल दिया जाता है। नगरीय निकाय स्तर के बाद बात करें, संस्थागत स्तर की बात करें, राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण जो पुरस्कार हुआ, इस पुरस्कार के अंतर्गत संस्थागत स्तर पर 5 लाख रुपए और रजत कमल दिया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार के अंतर्गत संस्थागत स्तर पर 5 लाख रुपए प्लस रजत कमल दिया जाता है। इस बात को नोट कर लें। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार के बाद बात करें तो वानिकी एवं पर्यावरण संबंधी जो पुरस्कार हमारे सामने आता है वो एक्चुअली आता है कैलाश सांखला
वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार जो हुआ था। कैलाश सांखला वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार वो पुरस्कार हैं जो पुरस्कार कब से दिया जा रहा है। ये पुरस्कार 2012 नहीं 2010 से ये पुरस्कार कहीं के दिया जा रहा है, इस बात को याद। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार के बाद बात करोगे तो हमारे सामने वानिकी एवं पर्यावरण संबंधी जो पुरस्कार एक्चुअली जो आता है करके, वो एक प्रकार से कौन सा पुरस्कार आता है, कैलाश सांखला वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार जो हुआ वो आता है। कैलाश सांखला वन्य जीव पुरस्कार, कैलाश सांखला वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार एक्चुअली जो हुआ, कैलाश सांखला वन्य जीव संरक्षण जो पुरस्कार एक्चुअली हुआ करके, ये पुरस्कार वो पुरस्कार हैं, ये पुरस्कार एक्चुअली जो हैं कैलाश सांखला वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार एक्चुअली जो हुआ, ये पुरस्कार वो पुरस्कार हैं, ये पुरस्कार वो पुरस्कार हैं जो कहीं कहीं 2010 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है, इस बात को याद रखें। कैलाश सांखला वन्य जीव संरक्षण जो पुरस्कार हुआ, कैलाश सांखला वन्य जीव संरक्षण जो पुरस्कार हुआ करके, ये पुरस्कार जो है करके, इस पुरस्कार के अंतर्गत 50,000 रुपये पुरस्कार राशि दी जाती है। क्यों दी जाती है? वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दी जाती है। कैलाश सांखला वन्य जीव संरक्षण जो पुरस्कार हुआ, इस पुरस्कार के अंतर्गत 50,000 रुपये पुरस्कार राशि दी जाती है। क्यों दी जाती है भाई साहब? क्योंकि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए ये पुरस्कार राशि जो है वो प्रदान की जाती है, वो दी जाती है, इस बात को याद रखें। यदि अपन और बातें करें, बहुत सारी अलग अलग बातें आएगी, यदि अपन और बातें करें तो मैं बता दूं करके कि कैलाश सांखला वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार के बाद बात करें तो हमारे सामने वानिकी एवं पर्यावरण संबंधी जो पुरस्कार एक्चुअली जो आता है कि वो कहीं कहीं एक प्रकार से कौन सा पुरस्कार था, वनपाल पुरस्कार आता है। वनपाल पुरस्कार वो पुरस्कार हैं जो कहीं कहीं सरकारी विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले वन रक्षकों को, या फिर यूँ कहे कि वन विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों को ये पुरस्कार दिया जाता है, इस बात को याद रखें। कैलाश सांखला वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार के बाद बात करें तो वानिकी एवं पर्यावरण संबंधी जो पुरस्कार आता है वो वनपाल पुरस्कार आता है। वनपाल पुरस्कार वो पुरस्कार हैं जो सरकारी विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले वन रक्षकों को या फिर वन विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, इस बात को याद रखें। वानिकी एवं पर्यावरण संबंधी जो तमाम पुरस्कार हुए उनके बाद बात करें तो हमारे सामने बात आते हैं कि वनस्पति एवं वन्य जीवों से संबंधित आज दिन तक जो तमाम अधिनियम बने हैं वो कौन कौन से अधिनियम बने हैं उसकी बात करेंगे। वानिकी एवं पर्यावरण संबंधी पुरस्कारों के बाद बात करें तो हमारे सामने बात आती है कि वनस्पति एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो तमाम अधिनियम बने उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने वनस्पति एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो अधिनियम बना वो आता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आता है, जो 1972 का अधिनियम है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 का अधिनियम, इसके भीतर संशोधन होता है कब, 82 नहीं, 92 नहीं, 2002 नहीं, 2012 नहीं, 2022 के भीतर इसके अंदर संशोधन हुआ था और 2023 में 1 अप्रैल 2023 को ये वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है, जो 1972 का अधिनियम है, ये पूर्ण रूप से लागू हुआ था, इस बात को याद जो है वो याद रखें। मैं बता दूं स्पष्ट शब्दों के भीतर, वनस्पति एवं वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित जो अधिनियम आता है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आता है, जो 1972 का अधिनियम है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है जो 1972 का अधिनियम है, इसके भीतर, इस अधिनियम के भीतर संशोधन हुआ। कब संशोधन हुआ? 82 नहीं, 92 नहीं, 2002 नहीं, 2012 नहीं, 2022 के भीतर इस अधिनियम के अंतर्गत संशोधन होता है। ये जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था जो 1972 का अधिनियम था, ये पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? पूर्ण रूप से 2023 के भीतर 1 अप्रैल 2023 के भीतर ये पूर्ण रूप से लागू हुआ था, इस बात को याद रखें। वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम एक्चुअली हैं, वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम एक्चुअली हैं, वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम एक्चुअली कहीं कहीं हैं करके, वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम एक्चुअली वाकई कहीं जो है करके, इस बात को याद रखें करके। वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम एक्चुअली है करके, जो 1972 का अधिनियम है, उसके बाद बात करोगे तो हमारे सामने बाघ संरक्षण परियोजना जो हुई करके, बाघ संरक्षण योजना जो हुई वो आती, बाघ संरक्षण परियोजना आती है। बाघ संरक्षण परियोजना वो है करके जो 1972 के बाद 1973 की परियोजना है, इस बात को याद रखें। मैं बता दूं स्पष्ट शब्दों के भीतर कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बाद बात करें तो हमारे सामने बाघ संरक्षण परियोजना जो हुई वो आती है, जो बाघ संरक्षण परियोजना 1973 की परियोजना है। बाघ संरक्षण परियोजना के बाद बात करें तो हमारे सामने मगरमच्छ संरक्षण परियोजना आती है। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना वो है जो 5 मतलब कि 1975 की कहीं की परियोजना है। बाघ संरक्षण परियोजना के बाद हमारे सामने मगरमच्छ संरक्षण परियोजना आती है। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना वो है 5 मतलब कि 1975 की कहीं की परियोजना है। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के बाद बात करोगे तो वनस्पति एवं वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित जो अधिनियम एक्चुअली हमारे सामने आता है वो वन संरक्षण अधिनियम आता है, जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का अधिनियम है। इस वन संरक्षण अधिनियम जो 1980 का अधिनियम, इसके अंतर्गत संशोधन होता है 1988 के भीतर, इसके अंतर्गत संशोधन हुआ था। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के बाद बात करोगे तो वनस्पति एवं वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित जो अधिनियम आता है वो वन संरक्षण अधिनियम आता है। ये जो वन संरक्षण अधिनियम था वो 1980 का अधिनियम था। इस वन संरक्षण अधिनियम 1980 के इस अधिनियम के अंतर्गत 1988 के भीतर संशोधन हुआ था।
वन संरक्षण अधिनियम जो 1980 का अधिनियम था, उसके बाद बात करें तो हमारे सामने पर्यावरण वन संबंधी वन वन्य जीव, हाँ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो हुआ वो आता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वो था जो 1986 का अधिनियम हुआ करता था। वन संरक्षण अधिनियम के बाद बात करें तो हमारे सामने वनस्पति एवं वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित जो अधिनियम आता है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वो अधिनियम हुआ करता था जो 1986 का अधिनियम हुआ करता था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बाद बात करोगे तो हमारे सामने हाथी संरक्षण जो कहीं कहीं हाथी संरक्षण अधिनियम जो हुआ वो आता है। अब बता दूं करके पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बाद बात करें, पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम हुआ, पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम एक्चुअली हुआ, पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम एक्चुअली हुआ करके, पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम एक्चुअली करके हुआ, पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम एक्चुअली हुआ, पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम एक्चुअली हुआ, पर्यावरण असलो एक बार पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम हुआ उसके बाद बात करें तो बता दूं इस पर शब्दों के भीतर वनस्पति एवं वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित जो अधिनियम आता है वो हाथी संरक्षण अधिनियम आता है। देखिए हाथी संरक्षण जो अधिनियम है वो कहेंगे 1992 का अधिनियम है, इस बात को याद रखें। पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम हुआ, पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम हुआ, पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम एक्चुअली हुआ, पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम हुआ उसके बाद बात करोगे तो वनस्पति एवं वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित जो अधिनियम एक्चुअली आता है वो हाथी संरक्षण अधिनियम जो हुआ वो कहीं आता है। हाथी संरक्षण अधिनियम वो अधिनियम है जो 1992 का अधिनियम है, इस बात को याद रखें। हाथी संरक्षण अधिनियम के बाद बात करें हाथी संरक्षण हंसने की वजह वीडियो के लास्ट में मिलेगी आपको। हाँ, हाथी संरक्षण अधिनियम हुआ उसके बाद यदि बात करें हाथी संरक्षण अधिनियम के बाद बात करें तो वनस्पति एवं वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित जो अधिनियम हमारे सामने आता है वो एक प्रकार से कौन सा अधिनियम आता है वो देख लो। वो एक प्रकार से जो आता है जो अधिनियम आता है जैव विविधता संरक्षण अधिनियम जो हुआ वो आता है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम वो अधिनियम है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम वो अधिनियम जो 1992 के बाद 2002 का अधिनियम है। लेकिन जैव विविधता नियम जो आता है वो 2010 का अधिनियम 2010 का नियम है, इस बात का याद रखें। मैं बता दूं करके कि हाथी संरक्षण जो अधिनियम हुआ उसके बाद बात करें तो वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित जो अधिनियम एक्चुअली हमारे सामने आता है करके वो एक प्रकार से जैव विविधता संरक्षण अधिनियम जो हुआ वो कहीं कहीं आता है, इस बात को याद रखें। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम वो अधिनियम है जो 1992 के बाद 2002 का कहीं के अधिनियम है। लेकिन जैव विविधता संरक्षण नियम जो हैं वो कहीं के 2010 का नियम है, इस बात को याद रखें। 2009 का 2010 का 2010 का ही है, 2010 का जैव विविधता संरक्षण अधिनियम के बाद बात करें तो हमारे सामने वनस्पति एवं वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित जो अधिनियम एक्चुअली आता है करके वनस्पति एवं वन्य जीवों के वनस्पति एवं वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित एक्चुअली जो अधिनियम एक्चुअली जो आता है कि वो कौन सा अधिनियम आता है, वो अधिनियम कौन सा आता है कि डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम जो हुआ वो आता है। डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम वो अधिनियम है जो 2009 का अधिनियम है। लेकिन नोट लगाकर बात देखना, गांगे करके एक डॉल्फिन हुआ करती थी जिसे कहीं भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। कब दर्जा दिया गया भाई साहब? 2010 के भीतर दर्जा दिया गया। मैं बता दूं जैव विविधता संरक्षण अधिनियम के बाद बात करें तो वनस्पति एवं वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित जो अधिनियम आता है वो कहेंगे डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम जो हुआ वो कहेंगे आता है जो 2009 का अधिनियम है। डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम के बाद बात करोगे तो एक नोट लगाकर बड़ी अच्छी बात आती है। एक गांगे करके डॉल्फिन है, गांगे करके एक डॉल्फिन जो थी वो कहीं हुआ करती थी, गांगे करके एक डॉल्फिन जो थी वो कहीं हुआ करती थी, इस बात को गांगे करके एक डॉल्फिन जो थी वो हुआ करती थी जिसे कहीं न कहीं भारत सरकार के द्वारा 2010 के भीतर राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था। लेकिन डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम 2009 का है, इस बात को माइंड में रखें। वनस्पति एवं वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित अधिनियमों के बात करोगे तो वनों से जुड़े हुए प्रमुख जो दिवस हैं वो कहीं के आते हैं, उनकी बात करेंगे। वनस्पति एवं वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित जो अधिनियम थे उन सब की अपन ने बात जो है वो कर ली है। और वनों से संबंधित बहुत सारे प्रमुख जो दिवस हुए, डेट जो हुए वो हमारे सामने आएंगे। वो क्या क्या दिवस आएंगे उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने जनवरी के भीतर बात करोगे तो 14 जनवरी और 31 जनवरी को जीव जंतु पखवाड़ा जो है वो मनाया जाता है। जनवरी के भीतर 14 जनवरी और 31 जनवरी को जीव जंतु पखवाड़ा जो हुआ वो मनाया जाता है। जनवरी के बाद फरवरी 2 फरवरी को रामसर आर्द्रभूमि दिवस या फिर यूँ कहे कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है मनाया जाता है। मैं बता दूं जनवरी के बाद फरवरी की बात करते हैं 2 फरवरी को रामसर आर्द्रभूमि दिवस या फिर विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है।
फरवरी के बाद बात करें मार्च की, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च के बाद बात करें तो 22 मार्च की बात आती है, 22 मतलब विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च के बाद बात करें तो 22 मार्च की बात करते हैं, 22 मार्च को मतलब कि विश्व जल दिवस जो हुआ वो कहीं के मनाया जाता है। 22 मार्च के बाद बात करें तो 22 अप्रैल की बात आती है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। 22 मार्च के बाद 22 अप्रैल की बात आती है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। 22 अप्रैल के बाद बात करें तो 22 मई की बात आती है। 22 मई को जैव विविधता दिवस जो है वो मनाया जाता है। 22 अप्रैल के बाद 22 मई को जैव विविधता दिवस जो हुआ वो मनाया जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कौन सा है, तो 2010 है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कौन सा, 10 है, 2010। 22 मई के बाद बात करें तो 22 जून की बात आती है। 22 मई के बाद बात करें तो जून की बात करें तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 मई के बाद बात करें तो जून की बात आती है। 5 जून वो तारीख है जिस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जून के बाद जुलाई की बात करें तो 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक वन महोत्सव कह दो या फिर कहेंगे वन सप्ताह जो है वो मनाया जाता है, जिसमें कम अक्षर होंगे उसमें कम बैठेगा, कम अक्षर होंगे तो कम बैठेगा। मैं बता दूं करके जून के बाद जुलाई की बात आती है। 1 जुलाई से लगाकर 7 जुलाई तक कहीं कहीं जो है करके वो कहेंगे वन महोत्सव या फिर कहेंगे वन महोत्सव कह दो आप, या फिर दूसरा आप कह सकते हो वन सप्ताह जो है वो मनाया जाता है। इस बात को याद जो है वो याद रखेंगे। उसके बाद यदि अपन बात करें, उसके बाद यदि अपन बात करते हैं करके, तो मैं बहुत ही अच्छे शब्दों के भीतर आपको बता सकता हूँ करके, तो मैं बता दूं करके कि जुलाई की बात करें तो अपन अगस्त में कुछ नहीं, सितंबर में 16 सितंबर को मतलब कि ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। इस बात को याद रखें। अगस्त के बाद बात करें तो सितंबर की बात करूंगा मैं, जुलाई की तो हो गई बात, अगस्त की अपन बात करेंगे नहीं क्योंकि कुछ भी नहीं, सितंबर की बात करेंगे। सितंबर में 16 सितंबर, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस OC 16 सितंबर को ये ओजोन दिवस जो हुआ 16 सितंबर को ये ओजोन दिवस जो है वो कहीं पे मनाया जाता है। इस बात को याद जो है वो याद रखेगा। सितंबर के बाद बात करें तो अक्टूबर की अपन बात करते हैं। सितंबर के बाद बात करें तो अपन जो है वो अक्टूबर की बात करते हैं। इस बात को याद रखें। अक्टूबर की जब भी मैं बात दोहराऊंगा बड़ा मजा आएगा। 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह जो है मनाया जाता है। अगस्त के बाद सितंबर की बात की, सितंबर के बाद अक्टूबर की बात करते हैं। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक जो है वन्य जीव सप्ताह जो है मनाया जाता है। नवंबर दिसंबर कुछ नहीं, एक ब्रैकेट के भीतर बहुत ही विशेष और बहुत ही शानदार बात हमारे सामने लिखी हुई आती है कि राजस्थान के भीतर जो राज्य वन महोत्सव मनाया गया था वो 12 सितंबर को मनाया जाता है। राजस्थान के भीतर राज्य वन महोत्सव जो मनाया जाता है वो 12 सितंबर को मनाया जाता है। इस बात को याद रखें। अब ये जो तमाम प्रमुख दिवस हमने पढ़े हैं, प्रमुख दिवस की जो थीम 2025 है वो क्या क्या है वो देखते हैं। प्रमुख जो दिवस अपन ने पढ़े हैं, इन प्रमुख दिवस की जो थीम 2025 है वो क्या है वो बताइए करके। तो जनवरी के भीतर इतना जीव जंतु पकड़ा इंपॉर्टेंट नहीं। फरवरी की बात करें, 2 फरवरी को अपन ने क्या मनाया था, रामसर आर्द्रभूमि दिवस और फिर विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया था। आर्द्रभूमि को क्या कहते हैं, वेटलैंड कहते हैं। वही 2 फरवरी की जो थीम 2025 है वो क्या है, वो है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स और प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर अवर कॉमन फ्यूचर जो है वो कहेंगे इसकी थीम 2025 है। मैं बता दूं करके कि ये प्रमुख दिवस जो हुए जो अपन ने पढ़े हैं इनकी थीम जो 2025 हुई वो अपन बात कर रहे हैं। सीधी सी बात मैं आपको समझ पा रहा हूँ। पर जनवरी के भीतर जीव जंतु पखवाड़ा मनाया जाता है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फरवरी की बात करेंगे, 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, रामसर आर्द्रभूमि दिवस या फिर विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। मतलब 2 फरवरी की जो थीम 2025 है वो क्या है, थीम 2025 जो है वो क्या है, 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, रामसर आर्द्रभूमि दिवस या फिर विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। आर्द्रभूमि एक्चुअली होती है कि आर्द्रभूमि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेटलैंड्स कहते हैं। तो 2 फरवरी की थीम 2025 है। मैं बता दूं करके 2 फरवरी की जो थीम 2025 है, 2 फरवरी की जो थीम 2025 है वो ये है कि प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर अवर कॉमन फ्यूचर। 2 फरवरी के बाद बात करें तो 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। तो मतलब कि 21 मार्च की जो थीम 2025 है वो क्या है, फॉरेस्ट एंड फूड। मैं बता दूं करके कि 2 फरवरी के बाद मार्च की बात करता हूँ, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च की थीम 2025 क्या है, फॉरेस्ट एंड फूड है। 21 मार्च के बाद बात करें तो 22 मार्च की बात आती है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। मतलब कि इस 22 मार्च की गणना जो थीम 2025 है तो वो क्या है, तो पानी किससे बनता है, ग्लेशियर से। ग्लेशियर प्रिजर्वेशन जो है वो 22 मार्च की कहीं क्या है, थीम 2025 है। इस बात को 21 मार्च के बाद बात करें तो 22 मार्च क्या बात आती है, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च की जो थीम 2025 है वो क्या है, जल किससे बनता है, ग्लेशियर से बनता है। ग्लेशियर प्रिजर्वेशन जो है वो कहेंगे 22 मार्च की जो थीम 2025 है। 22 मार्च के बाद 22 अप्रैल की बात आती है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल की थीम 2025 क्या है, अवर अर्थ अवर प्लेनेट जो है वो बन गई है। 22 मार्च के बाद 22 अप्रैल की बात आती है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है।
ये 22 अप्रैल की थीम 2025 क्या है, अवर अर्थ एंड अवर प्लेनेट जो है वो कहने की थीम 2025 है। 22 अप्रैल के बाद बात करें तो 22 मई की बात आती है। 22 मई को क्या मनाया जाता है भाई साहब, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 22 मई की थीम 2025 क्या, हार्मोनी विद नेचर एंड हार्मोनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल हार्मोनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल हार्मोनी विद नेचर तो है, हार्मोनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल हार्मोनी विद नेचर ऐसा कुछ है, सस्टेनेबल आगे पता नहीं है, थोड़ा भूल रहा है। मैं बता दूं करके कि 22 अप्रैल की बात करें तो 22 मई की बात आती है। 22 मई जो है करके 22 मई को क्या मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो 22 मई की जो थीम 2025 है वो क्या है, 22 मई की थीम 2025 यही है कि हार्मोनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल ऐसा कुछ है। 22 मई के बाद बात करें तो अपन क्या बात आती है, 5 जून की विश्व पर्यावरण दिवस की बात आती है। 5 जून की जो थीम 2025 है वो क्या है, 5 जून की थीम 2025 क्या, पॉल्यूशन, मतलब कि प्लास्टिक पॉल्यूशन, मतलब कि कम्बैटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो 5 जून की क्या है भाई साहब, थीम 2025 है। इस बात को मई के बाद जून की बात आती है। 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस जो हुआ वो मनाया जाता है, अपन को पता है। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम 2025 जो है वो क्या है, पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन, कम्बैटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, कम्बैटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो 5 जून की थीम 2025 जो है वो कहीं कहीं है। इस बात को याद जो हुआ करके वो याद रखें। वहीं यदि अपन बात करें करके, और यदि मैं बात करूँ तो मैं बहुत ही अच्छे सकता हूँ तो बता दूँ करके, साथ ही साथ मैं बात करूँगा यदि मैं बात करूँगा तो मैं बहुत ही अच्छा सकता हूँ तो बता दूँ करके। जून के बाद बात करें, जुलाई इतनी इंपॉर्टेंट, अगस्त में, सितंबर की बात करते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है भाई साहब, ओजोन दिवस मनाया जाता है सितंबर, 16 सितंबर को मनाया। तो 16 सितंबर की इनकी थीम 2025 क्या, 16 सितंबर की जो थीम 2025 है भाई साहब, 16 सितंबर की थीम 2025 ये है कि साइंस फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन जो है 16 सितंबर की क्या थीम 2025 है। इस बात पर मैं बता दूं, जून के बाद जुलाई की बात नहीं करेंगे, अगस्त की बात नहीं करेंगे, सितंबर की बात करेंगे, अक्टूबर की बात नहीं करेंगे, सितंबर की अपन की बात करेंगे। सितंबर के अंतर्गत 16 सितंबर ओजोन दिवस कब मनाया, तो उसी 16 सितंबर को मनाया। 16 सितंबर की थीम 2025 क्या है, 16 सितंबर की जो थीम 2025 है वो साइंस, मतलब फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन जो है वो थीम 2025 है। ये प्रमुख दिवस इनकी थीम 2025 बन ली। अब गए इनकी अपन अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे पहले पढ़ेंगे वनों से संबंधित जो तमाम संस्थान एक्चुअली जो हुए करके वो कौन कौन से संस्थान आते हैं उसकी बात करेंगे। मैं बता दूं करके कि तमाम जो दिवस थे प्रमुख उन सारे दिवस की अपन ने बात कर ली है। दिवस की जो थी करके वो भी अपन ने कहेंगे, तमाम जो बातें थी दिवस की जो तमाम एक्चुअली जो बातें थी करके वो भी अपन ने कर ली है। और कहेंगे उस दिवस से संबंधित जो थीम 2025 हुआ करती थी करके उन सब के बारे में भी अपन ने कंप्लीट तरीके से जो हुआ वो कहेंगे पढ़ लिया है। इस बात को याद जो एक्चुअली है वो याद रखे करके। अब मैं जो आपके समक्ष बातें जो कह रहा हूँ और क्या, अब मैं जो एक्चुअली आपके समक्ष जो बातें करने वाला हूँ वो सीधी सी बात ये है कि अब मैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आपके समक्ष बातें करूँगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के अंतर्गत सबसे पहले जो अपन बात करते हैं, मैं देख के नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ऐसे देख रहा हूँ कि ब्राइटनेस बढ़ रही है इसलिए। तो समझ रहे हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के अंतर्गत सबसे पहले अपन वनों से संबंधित जो तमाम संस्थाएं एक्चुअली जो हुई करके उन संस्थाओं की कहीं की बात करेंगे। सबसे पहले वनों से संबंधित जो संस्था एक्चुअली जो आती हैं वो हमारे सामने काजरी करके जो संस्था हुई वो आती है। काजरी संस्था की क्या फुल फॉर्म है भाई साहब, सेंट्रल एरिड जीरो रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे कहा जा सकता है। काजरी संस्थान वो है जिसकी स्थापना जो थी करके 5/9/1959 के भीतर जोधपुर के भीतर जिसकी स्थापना की गई थी। इस बात को याद रखें। वनों से संबंधित पहली प्रमुख संस्था काजरी संस्था आती है, जिस काजरी संस्थान को आप सेंट्रल एरिड जीरो रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे कह सकते हो। ये जो काजरी जो संस्थान एक्चुअली है करके ये कहेंगे जोधपुर के भीतर स्थित है, जिसकी स्थापना जो थी 5/9/1959 के भीतर जिसकी स्थापना हुई थी। इस बात को माइंड में रखें। यदि अपन और बात करें तो काजरी जो संस्थान है इसके कहीं कहीं 5 जो हैं प्रमुख उप केंद्र जो हैं वो कहीं कहीं हैं। कौन कौन से उप केंद्र है वो अपन बात करेंगे। काजरी संस्थान के टोटल 5 उप केंद्र हैं, वो कौन कौन से उप केंद्र बात करेंगे। सबसे पहले बात करें जैसलमेर के भीतर एक काजरी का उप केंद्र है।
जैसलमेर के भीतर एक तो काजरी का उपकेंद्र है। जैसलमेर के साथ साथ बात करूँ तो बीकानेर के भीतर एक काजरी का उपकेंद्र है। जैसलमेर के साथ साथ बीकानेर के भीतर काजरी का उपकेंद्र, बीकानेर के साथ साथ पाली के भीतर एक काजरी का उपकेंद्र है। बीकानेर के साथ साथ पाली डिस्ट्रिक्ट के भीतर कहीं न कहीं काजरी का एक कहीं के उपकेंद्र है। पाली के साथ साथ बात करोगे तो कच्छ गुजरात के भीतर भुज करके जगह पड़ती है, भुज कच्छ गुजरात, वहाँ पर कहीं कहीं काजरी का उपकेंद्र है। पाली के साथ साथ बात करोगे मैं बता दूं करके कच्छ गुजरात के भीतर भुज करके जगह पड़ती है, वहाँ पर कहीं काजरी का एक कहीं के उपकेंद्र है। भुज जो हुआ कच्छ गुजरात के भीतर, उसके साथ साथ लेह लद्दाख के भीतर जगह है, वहाँ पर काजरी का एक कहीं के उपकेंद्र है। मैं बता दूं इस पर तो भुज जो है कच्छ गुजरात के भीतर, उसके साथ साथ बात करोगे क्योंकि लेह करके जगह पड़ती है लद्दाख के भीतर, वहाँ पर कहीं काजरी का उपकेंद्र है। काजरी के बाद बात करोगे तो राजस्थान के भीतर वनों से संबंधित जो प्रमुख संस्थान आती है वो आफरी करके संस्थान आती है। आफरी संस्थान क्या, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जिसे कहा जा सकता है। आफरी संस्थान की स्थापना 7-8-9 मतलब 1987 के भीतर जोधपुर के भीतर स्थापना की गई थी। आफरी संस्थान वो संस्थान है जो शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों के भीतर अनुसंधान करके रिसर्च करके कहीं की ऐसी तकनीकों की रिसर्च करती है, अनुसंधान करती है और ऐसी तकनीकें विकसित करती है जिसके माध्यम से यहाँ पर वनस्पति को बढ़ाया जा सके। काजरी संस्थान के बाद राजस्थान के भीतर वनों से संबंधित जो प्रमुख संस्थान आती है वो आफरी करके संस्थान आती है। जिस आफरी संस्थान को एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जा सकता है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जिसे कहा जा सकता है। आफरी संस्थान वो संस्थान है जिसकी स्थापना 7-8-9-1987 के भीतर जोधपुर के भीतर जिसकी स्थापना की गई थी। आफरी संस्थान वो संस्थान है जो शुष्क के अर्ध शुष्क क्षेत्रों के भीतर रिसर्च करती हैं और कुछ ऐसी तकनीकें विकसित करती हैं जिनके माध्यम से इन क्षेत्रों के भीतर वनस्पति को बढ़ाया जा सकता है। आफरी संस्थान के बाद बात करोगे तो वनों से संबंधित राजस्थान के भीतर प्रमुख संस्थान आती हैं, वो कहेंगी राज्य जैव विविधता बोर्ड करके एक संस्थान जो हुई वो आती है। राज्य जैव विविधता जो बोर्ड करके जो संस्थान है, इसकी जो स्थापना एक्चुअली की गई थी वो अभी हाल ही में इसकी स्थापना हुई है। कब हुई है? 2010 के भीतर इसकी स्थापना हुई थी। जोधपुर में नहीं, जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। आफरी संस्थान के बाद बात करें तो राजस्थान के भीतर एक्चुअली जो है करके वनों से संबंधित जो प्रमुख संस्थान एक्चुअली हमारे सामने आती हैं वो एक संस्थान का क्या नाम है मैं भूल रहा हूँ, राज्य जैव विविधता बोर्ड करके संस्थान आती है। राज्य जैव विविधता बोर्ड संस्थान जो है इसकी स्थापना 2010 के भीतर हुई थी। जोधपुर में नहीं, जयपुर के भीतर इसकी स्थापना हुई थी, इस बात को याद रखें। वनों से संबंधित जो तमाम संस्थाएं एक्चुअली हुई उनके बाद बात करोगे तो राजस्थान के भीतर बायोलॉजिकल जो पार्क हैं, जैविक उद्यान जो हैं उनकी बात करेंगे। राजस्थान के भीतर 4 प्रमुख बायोलॉजिकल पार्क है, 4 प्रमुख जैविक उद्यान है, वो कौन कौन से उसकी बात करें। राजस्थान के भीतर जो बायोलॉजिकल पार्क है, जो जैविक उद्यान है उनकी बात करेंगे। राजस्थान के भीतर प्रमुख रूप से 4 बायोलॉजिकल पार्क है, 4 जैविक उद्यान है, वो कौन कौन से उसकी बात करें। सबसे पहले बात करें सज्जनगढ़ उदयपुर के भीतर है, जो सज्जनगढ़ करके एक बायोलॉजिकल पार्क है, जैविक उद्यान है जो उदयपुर के भीतर स्थित है। राजस्थान के भीतर सज्जनगढ़ करके कहीं बायोलॉजिकल पार्क है, जैविक उद्यान है जो उदयपुर के भीतर स्थित है। सज्जनगढ़ के साथ साथ बात करोगे तो माचिया सफारी करके एक पार्क है जोधपुर के भीतर स्थित है। माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क है, जैविक उद्यान है, इस बात को याद रखें। मैं पोपटिया बता दूं स्पष्ट शब्दों के भीतर। सज्जनगढ़ के बाद बात करें तो माचिया सफारी करके एक पार्क आता है जो जोधपुर के भीतर स्थित है। माचिया सफारी पार्क वो पार्क है जो बायोलॉजिकल पार्क है, जो जैविक उद्यान है। माचिया सफारी पार्क के बाद बात करें तो एक कहीं पे आता है जयपुर के भीतर, कौन सा आता है, नाहरगढ़ करके एक बायोलॉजिकल पार्क आता है, जैविक उद्यान है जो जयपुर के भीतर स्थित है। माचिया सफारी पार्क के बाद तो नाहरगढ़ करके कहीं बायोलॉजिकल पार्क है, जैविक उद्यान आता है जो कहीं कहाँ जयपुर के भीतर स्थित। नाहरगढ़ कहीं के जो बायोलॉजिकल पार्क हुआ उसके बाद अभेड़ा करके बायोलॉजिकल पार्क आता है, जैविक उद्यान आता है जो कोटा के भीतर स्थित है। इस बात करके नाहरगढ़ करके बायोलॉजिकल पार्क जैविक उद्यान की बात अभेड़ा करके बायोलॉजिकल पार्क जैविक उद्यान आता है जो कोटा के भीतर स्थित। साथ ही साथ एक मरुदरा करके एक बायोलॉजिकल पार्क है, जैविक उद्यान है जो बीकानेर के भीतर निर्माणाधीन है, इस बात को याद रखें। मरुदरा करके बायोलॉजिकल पार्क जैविक उद्यान है जो बीकानेर के भीतर है, कहाँ पर कहीं कहीं निर्माणाधीन है, बीकानेर के भीतर निर्माणाधीन है, इस बात को याद रखें। इनके बाद बात करें तो हमारे सामने राजस्थान के भीतर बहुत सारे थीम पार्क जो हुए वो कहीं आते हैं। थीम पार्क कौन कौन से आते हैं उनकी बात करेंगे। राजस्थान के भीतर बहुत सारे जो थीम पार्क हुए वो आते हैं, तो थीम पार्क कौन कौन से आते हैं बात करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने प्रकृति पार्क जो हुआ वो आता है। प्रकृति पार्क राजस्थान के भीतर कहाँ पर स्थित है, सीपी सीकर के अंतर्गत लक्ष्मणगढ़ सीकर के भीतर एक तो प्रकृति पार्क स्थित है। साथ ही साथ चूरू के भीतर ये प्रकृति पार्क स्थित है। हमारे सामने प्रकृति पार्क जो हुआ होता है, प्रकृति पार्क कहाँ पर स्थित, सीपी बल्कि लक्ष्मणगढ़ सीकर के भीतर और चूरू के भीतर प्रकृति पार्क स्थित है। प्रकृति पार्क के बाद बात करोगे प्रकृति का कैक्टस गार्डन जो हुआ होता है, कैक्टस जैसलमेर में ज़्यादा होता है। कैक्टस गार्डन राजस्थान के भीतर कहीं कुलधरा करके जगह है जैसलमेर के भीतर, वहाँ पर स्थित है। प्रकृति पार्क के बाद बात करूँगी तो हमारे सामने कैक्टस करके गार्डन जो हुआ था, कैक्टस गार्डन राजस्थान के भीतर कहाँ, कैक्टस कहाँ पर होते हैं, जैसलमेर में होते हैं। कैक्टस गार्डन राजस्थान के भीतर का कुलधरा करके जगह है जैसलमेर के भीतर, वहाँ पर कहीं स्थित है। कैक्टस गार्डन के बाद बात करें तो हमारे सामने जो आता है करके वो किशन बाग करके कहीं
किशन बाग करके कहीं पे एक थीम पार्क आता है जिसे कहीं जयपुर के धोरे कहा जा सकता है। ये जो किशन बाग करके जो थीम पार्क है या फिर जयपुर के धोरे करके जो थीम पार्क है ये जयपुर के भीतर स्थित है। कैक्टस गार्डन के बाद बात करें तो हमारे सामने किशन बाग करके जो थीम पार्क है वो आता है जिसे जयपुर के धोरे कहीं थीम पार्क कहा जा सकता है। ये जयपुर के भीतर स्थित किशन बाग या फिर कहीं जयपुर के धोरे जो कहीं थीम पार्क हुआ। उसके बाद बात करें तो किस मतलब कि आप कह सकते हो एक आता है सिटी पार्क या फिर कहीं की बात करें सिटी पार्क या फिर सिटी पार्क या फिर फाउंटेन पार्क करके थीम पार्क आता है। सिटी पार्क या फिर जो फाउंटेन पार्क है वो सीमा मानसरोवर जयपुर के भीतर कहीं स्थित है। इस बात को याद रखें। किशन बाग या फिर कहीं जयपुर के धोरे जो थीम पार्क है। उसके बाद बात करें तो किस सिटी पार्क या फिर फाउंटेन पार्क जो है हमारे सामने आता है। सिटी पार्क या फिर फाउंटेन पार्क वो है तो सीमा मानसरोवर जयपुर के भीतर स्थित है सिटी पार्क या फिर फाउंटेन पार्क के बाद बात करोगे तो हमारे सामने संविधान पार्क जो हुआ वो आता है। संविधान पार्क राजस्थान में भीतर कहाँ पर स्थित है? सर जयपुर के भीतर स्थित है। सिटी पार्क या फिर फाउंटेन पार्क के बाद बात करें तो हमारे सामने संविधान पार्क का संविधान पार्क राजस्थान के भीतर कहाँ पर स्थित सर जयपुर के भीतर स्थित है। संविधान पार्क के बाद बात करें सब ब नहीं ब मतलब कि बटरफ्लाई पार्क जो हुआ वो हमारे सामने आता है। बटरफ्लाई पार्क नहीं है बटरफ्लाई बटरफ्लाई पार्क है। बटरफ्लाई पार्क राजस्थान के भीतर कहाँ पर बहू कहीं बहू तो उदयपुर के भीतर स्थित है। इस बात को याद रखें। और साथ ही साथ वो नहीं है अजमेर के भीतर ये बटरफ्लाई जो पार्क है वो कहीं की अभी तक प्रस्तावित है। इस बात को याद रखें। मैं बता दूं कि संविधान पार्क के बाद बात करें सब ब नहीं ब बटरफ्लाई पार्क जो है वो राजस्थान के भीतर आता है। बटरफ्लाई पार्क राजस्थान के भीतर वो है जो बहु उदयपुर के भीतर स्थित है। और साथ ही साथ ये बटरफ्लाई पार्क जो है वो नहीं है अजमेर के भीतर प्रस्तावित है। इस बात को याद रखें। बटरफ्लाई पार्क के बाद बात करें तो हमारे सामने बैगन वेलिया जो थीम है वो कहीं आता है। बैगन वेलिया थीम राजस्थान के भीतर उदयपुर में भी है जयपुर के भीतर भी है। बटरफ्लाई पार्क के बाद बात करें बैगन वेलिया पार्क जो बैगन वेलिया थीम जो हुआ वो आता है। बैगन वेलिया थीम वो है जो उदयपुर के भीतर स्थित है जयपुर के भीतर भी स्थित है। बैगन वेलिया थीम के बाद बात करें जैव विविधता पार्क जो हुआ वो आता है। जैव विविधता पार्क राजस्थान के भीतर कहाँ पर स्थित जे नहीं जी गमतर उदयपुर के भीतर स्थित है। इस बात को याद रखें। मैं बता दूं करके बैगन वेलिया पार्क के बाद बैगन वेलिया थीम के बाद बात करें जैव विविधता पार्क जो हुआ था। जैव विविधता पार्क भिगो हमें भिगो आज भिगोना तो मन से याद आया तो फटाफट भिगो दे। जैव विविधता पार्क राजस्थान के भीतर कहाँ पर स्थित जे नहीं जी सुबह खावाने एनर्जी आवे थार में तो क्या है मैं रनिंग मैच जो तो यार चना तो नहीं भिगो वीडियो तो रनिंग मैच जानो सही है कि नहीं है तो कमेंट कर दो भाई साहब। जो भी मारवाड़ी यूजर मैंने वीडियो ने देख रहा है वो सलाह दे कमेंट के माध्यम में। मैं बता दूं कि जैव विविधता पार्क राजस्थान के भीतर कहाँ पर स्थित है जे नहीं जी गमदर करके जगह है गाँव उदयपुर के भीतर कहीं स्थित है। इस बात को याद रखें। जैव विविधता पार्क के बाद यदि बात करें तो हमारे सामने नमो जैव विविधता पार्क आता है। नमो जैव विविधता पार्क राजस्थान के भीतर कहाँ पर स्थित है न ल अलवर के भीतर एपी जो प्रताप पांडे वहाँ पर नमो जैव विविधता पार्क स्थित है। जैव विविधता पार्क के बाद बात करें नमो जैव विविधता पार्क आता है। नमो जैव विविधता पार्क राजस्थान के भीतर कहाँ स्थित न ल अलवर के भीतर एपी प्रताप पांडे वहाँ पर नमो जैव विविधता पार्क स्थित। नमो जैव विविधता पार्क के बाद ऑक्सीजन पार्क आता है। ऑक्सीजन पार्क राजस्थान के भीतर कहाँ पर स्थित है ओके कोटा के भीतर स्थित। नमो जैव विविधता पार्क के बाद हमारे ऑक्सीजन पार्क है। ऑक्सीजन पार्क राजस्थान में काम है जो ओके कोटा के अंदर स्थित है। अब हमारे सामने दो बातें आती है। दो बातें क्या आती है बटरफ्लाई पार्क अपन ने एक आता है मंकी वैली राजस्थान के भीतर किसको आता है जो गलता जयपुर का आता है। मंकी वैली किसका है गलता जयपुर क्या कहता है बटरफ्लाई पार्क पड़ा। बटरफ्लाई वैली राजस्थान के भीतर कहाँ पर स्थित है। बटरफ्लाई वैली सब जयपुर के भीतर तो बटरफ्लाई वैली भी जयपुर में पर कहाँ पर स्थित है फन नहीं का बल्कि पुलिस स्मृति वन जो है जयपुर के भीतर उसे बटरफ्लाई वैली जो है वो कहा जाता है। इस बात को मंकी वैली के बाद बात करें तो बटरफ्लाई पार्क के बारे में बटरफ्लाई वैली की बात करते हैं कि वैली सब जयपुर के भीतर बटरफ्लाई वैली भी कहाँ पर होगी जयपुर के भीतर। जयपुर के भीतर का फनी का मतलब पुलिस स्मृति वन है जयपुर के भीतर जहाँ पर बटरफ्लाई जो वैली है वो कहीं की स्थिति है। वन एवं वन्य संपदा संबंधित जो टॉपिक था वो परिक्रमा उसका कंप्लीट हो जाता है। एक बार अपन देख लेते हैं करके कि क्या क्या टॉपिक्स के अंतर्गत बातें जो हैं वो कहीं की रही हैं वो अपन देख लेते हैं। इस बात को याद जोड़ तेरी मिट्टी का मैं एक बार मैं देख रहा हूँ बुक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें रही फिर इनको एक बार में ही बोले डबल बार नहीं बोलूँगा डबल बार बोला एक बार डबल बार नहीं बोलूँगा आपकी बार एक बार में सिंगल में कंप्लीट कर देंगे। एक बार मुझे देखने दो कि क्या क्या छूट गया है क्या क्या नहीं छूटा है। थोड़ी टेक्निक अलग है मेरी पर हो सकता है आपके थोड़े माइंड में ना आए थोड़ा रुकना पड़ेगा इंतज़ार करो या फिर स्किप कर दो वीडियो को स्किप कर दो वीडियो को मेरा मानो तो कर दो स्किप। अरे शर्माओ मत कर दो स्किप कर दो यार। स्किप करने में क्या शर्माना नहीं स्किप करने में शर्माते नहीं है भाई साहब। जो गाँव करना था जो गाँव करता हॉल में होता तो ऑपरेट लागू अंदर रूम क्या गेंदे रही बेड खाली है नहीं उठ तो बेड खाली है तो उठेगा नहीं बेड खाली कूलर भरियोड़ो पंखा हाले पसे काढ़ो रूम से जला तो चिकन तपेरी होने में और तो गेट खुलो रहा करता है तो कौन वैसे क्या उठ कर
टाइम कौन भी हम देख दिए अनमें नहीं देख सको बंद करो भाई भाई मंडा है। अरे स्किप कर दो आप वीडियो को, क्यों फालतू खोटी हो रहे हो। अरे सुना भिनोबेन भाई सौगन दिया मजाक नहीं करना एनर्जी भी आई खतरनाक है मजाक नहीं करता घना आ रहा भगवान नहीं मूंग भी मिक्स कर मूंग रो टेस्ट लेके आवे हम तो 18,629 18,629 बीकानेर जिले के बीकानेर जिला गंगानगर जिला बीकानेर जिला गंगानगर जिला थोड़ा रुको मैं देख रहा हूँ क्या चीज़ पिक्चर रही क्या नहीं रही टाइम लगेगा थोड़ा भाई साहब ऐसे थोड़ी है। अरे गोविंद तुम्हारे जो ऑपरेट रूम में मुझे पर्सनल वाला नहीं बटे हाँ गए तपत में बटे तपत को नहीं तो बढ़ गई है ना हाँ भाई बजे आई हुए बजे अब वो ठीक है पर हमें थूकते वो भी मारूँ में वो भी क्यों गेट बोली खुलो राग रहे तो गवा पे आई बाकी मन ना गेट खुलो राग रहे तो मुँह नहीं रहे यार माटी से वो टी शर्ट हमारी से रही हो बस कुछ पैर हो मोर हैं वो नहीं पैरवान वो टी शर्ट को नहीं हो टी शर्ट में बहुत चेंज करें नहीं इसके टी शर्ट पहन लगा है साथियों और ये कह रहा मैं नाइट में जब सो रहा हूँ तो टी शर्ट भी चेंज तो टी शर्ट चेंज करेगा और वापस दूसरा टी शर्ट पहनेगा ये क्या समाधान उचित है या नहीं है आप कमेंट में बताएं यस या नो लिखकर। रुक जाओ 10 मिनट रुको भाई साथियों 10 मिनट रुको हाँ भाई रुकना पड़ेगा 10 मिनट। ए मेरे दास तेरी माना तेरा होना ही नहीं होना लगना। कैसा लग रहा है गाना कमेंट कर सकते हो अच्छा लग रहा है तो छूट है आपको।
अरे भाई साहब, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि क्या क्या छूट गया। क्यों खोटी हो रहे हो? मैं कुछ नहीं बोलने वाला आप, या तो स्किप कर दो वीडियो को, देख लो आगे जाकर। गजब आदमी हो यार आप भी। स्किप कर लो न, दबा दब, क्या दिक्कत है? कर लो, कर लो स्किप यार, कर ही लो ना स्किप, कर लो स्किप। एक बुक से देख चुका, दूसरी बुक से थोड़ा देख रहा हूँ मैं, सेट कुछ पीछे नहीं जाएगा, फिर फाइनल करते हैं, ठीक है। तेरी मिट्टी का मैं भरोसा, मिला ही नहीं मुझको, 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 मुझको। एक 1.24%, 1.24, 3.53, 3.53। दो 60 जैसे 260 जैसे। चूरू के लेकर हनुमानगढ़, फिर जोधपुर के लेकर वापस को गंगानगर, चूरू के भीतर, चूरू के भीतर श्री गंगानगर, चूरू के भीतर हनुमानगढ़ के भीतर, जोधपुर के भीतर, फिर वापस श्री गंगानगर, चूरू के भीतर, हनुमानगढ़ के भीतर, जोधपुर के भीतर, श्री गंगानगर के भीतर, सी 2 बार चूरू,
राजस्थान जैसे 10%, राजस्थान 15%, पाकिस्तान 15%, 3.10%, 15%। 0.037, 0.037। तेंदू का वृक्ष राजस्थान में कहाँ पर पाया? तेंदू का वृक्ष राजस्थान में कहाँ पाया जाता नहीं पा प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट की तेंदू का वृक्ष। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ साटिग्रे टिक्टोना ग्रैंडिस सागवान वृक्ष का। एक बात और सीख लो, यहाँ तक पहुँच गए हो तो एक बात मैं आपको अर्थपूर्ण बता देता हूँ। सागवान वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोई बता सकता है? कमेंट में बताओ, बता दो। नहीं समझता है तो बता दो, मैं बता रहा हूँ, सुन लो उनके यार। देखो, सागवान वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है साटिग्रे। साटिग्रे मतलब कि मैं ट्रिक बनाई क्या है? टिक्टोना ग्रैंडिस सागवान वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है। सागवान वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या? साटिग्रे टिक्टोना ग्रैंडिस। टिक्टोना ग्रैंडिस, टिक्टोना ग्रैंडिस सागवान वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, इस बात को याद रखें। आप सो जाओ अभी, मुझे लगता है कि नहीं बता पाऊंगा कुछ भी, क्योंकि चैप्टर कवर करने वाला हूँ।
चौबल भी इसलिए पूरी की बात है, ये भी अपन ने देख लिया है। एक तो गाने बताया मोची आगाज ले वृक्षारोपण कार्यक्रम तेरी मेरी मिट्टी का दुश्मन